रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो 1 दिसंबर 2023 को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ा को एक ख़त लिखा गया, 7 सफ़हात का ये ख़त था। इस ख़त में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है। 2 सफ़हात का ये अलामिया है, इंग्लिश और उर्दू में ये अलामिया जारी हुआ है। ये अलामिया क्यों जारी किया गया, इस अलामिया को जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले तो इस अलामिया के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। कुछ अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं कि क्या वाकई ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक अहम कारोबारी शख्सियत की जानिब से एक महंगा जहाज़ जो है वो तोहफे में दिया गया, तोहफ़तन दिया गया, इस पर भी बात करेंगे और कुछ दीगर खबरें भी हैं उन पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो पहले नाज़रीन ये जो अलामिया सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, इस अलामिया के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ पढ़ लेते हैं। इस नाज़रीन उर्दू अलामिया में कहा गया कि 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़हात की दरख्वास्त बमा 77 सफ़हात के यानी डॉक्यूमेंट्स के जो उस 7 सफ़हात के लेटर के साथ मुंसलिक 77 पेजेस के सफ़हात दस्तावेज़ात थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में मौसूल हैं। अब ये कल की बात की जा रही है और आज 2 दिसंबर है और ये नाज़रीन जो ख़त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम जो इमरान खान साहब ने लिखा था, ये नाज़रीन खुफिया लेटर था जो कि कोरियर के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था। तो चीफ जस्टिस के ऑफिस ने इस अलामिया में लिखा है कि हमें ये कल 12:55 पे जो है वो रिसीव हुआ 25 मिनट पे, लेकिन ये लेटर नाज़रीन मीडिया को इमरान खान साहब की लीगल टीम के अरकान की तरफ से ये परसों ही सहाफ़ियों को ये लेटर भेज दिया गया था और कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट नहीं किया, हमने भी इसको रिपोर्ट किया था। तो एक तो इस प्रेस रिलीज़ के जो जारी होने की वजह नज़र आती है कि क्यों ज़रूरत पेश आई, वो ये नज़र आती है कि ये कोरियर के ज़रिए इंतज़ार पंजोता साहब जो कि इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से कोरियर किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब कोरियर से कोई लेटर जाता है तो वो सर पे मोहर होता है, सील होता है। तो एक तो इस प्रेस रिलीज से जो बात सामने आती है कि ये तो सर पे मोहर एनवेलप था जो भेजा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो उनको रिसीव होने से पहले ये मीडिया को कैसे लीक हो गया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और आगे कहा गया कि दस्तावेज़ टाइप की गई दरख्वास्त, तरतीब दिए गए जदूल यानी जो इंडेक्स था और फ़ोटो कापियाँ कुल 84 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो कि जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है। यानी ये जर्द रंग की पेपर बुक का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस का हम इंदराज कराते हैं उसकी पेपर बुकें तैयार होती हैं जिस पर जर्द रंग का एक ऊपर आप यूँ कह लेंगे कवरिंग लेटर होता है। तो उसी सूरत में कहा कि ये लेटर मौसूल हुआ। दस्तावेज़ तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज़ में ज़ाहिर नहीं की गई। अब इसमें आप देखें कि इस लेटर के ऊपर मीडिया से किस तरीके से खेला गया कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है और उस ख़त में कहा गया कि हमारे कारकुनान को कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे वर्कर डिसअपीयर हो रहे हैं, हमारे वर्कर्स को ज़मानत मिलती है, ज़मानत के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को सूबाई वफाकी हुकूमतों को हुक्म दिया जाए कि कंपेन की इजाज़त दी जाए और ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, गिरफ्तारियों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसी और सियासी जमात में चले जाते हैं, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और साथ में चीफ जस्टिस से उस दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आप इस मामले के हवाले से कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे मसावी यकसा कवरेज मिले, उसकी डायरेक्शन भी जारी करें। तो ये लेटर जो दरख्वास्त बनाई गई, दरख्वास्त के साथ ज़ाहिर सी बात है कि जिसने ड्राफ्ट किया होता है उसका नाम लिखा जाता है कि किसने बनाई है, किस वकील ने लिखी है और राब्ता नंबर क्या है, तो कुछ भी नहीं दिया गया। यानी आपने खुफिया प्लान तो बनाया, इमरान खान साहब ने खुफिया प्रोग्राम तो बनाया कि इस तरीके से एक लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उस पर कोई एक्शन आर्टिकल 184(3) का होगा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) की पार्स का जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वसी अख्तियारात हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन राब्ता किसके साथ करना है।
किस वकील के साथ रब्ता करना है, किसने वकील ने लिखी है, ड्राफ्ट की है, कोई चीज़ नहीं दी गई। तो इससे एक ये लगता है कि आज जो वजाहत जारी हुई है तो उस वजाहत का एक मकसद ये था कि ये तो सारी एक मीडिया कंपेन थी चीफ जस्टिस को मलाइन करने के लिए। ये चीफ जस्टिस को मलाइन करने की जो कंपेन है इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन आगे चल के इसके और भी मंदरजात हैं। इसमें कहा गया है कि राब्ते की दस्तावेज़ ज़ाहिर नहीं, राब्ते की तफसीलात दस्तावेज़ में ज़ाहिर नहीं की गई। लिफाफे के मुताबिक ये दस्तावेज़ात इंतज़ार हसफैर पंजोता एडवोकेट ने कोरियर की थी। आगे कहा गया है कि दस्तावेज़ बज़ाहिर एक जमात की जानिब से भेजी गई हैं, हालांकि इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं और पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जमात के वकला अहम मुकदमात में फौजी अदालतों और इंतखाबात के मुतल्लिक में पैरवी करके उन्हें तकमील तक लेके गए। यानी सुप्रीम कोर्ट के एलामे में कहा गया है कि आपकी जो पहले पटिशन्स आई थी, ये जो कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट नहीं की, तो फौजी अदालतों वाला केस तो आपके वकला ने लड़ा था, उस पर क्या हुआ? इंतखाबात वाले केस में क्या किया गया? अदालत ने जो फंडामेंटल राइट्स है उनको इन्फोर्स किया। और फिर आगे कहा गया है कि जो मैंने पहले बात की कि ये अमर हैरानकुन है कि एक सरबमोहर लिफाफे में मसूल होने से पहले ही इस दस्तावेज़ को मीडिया को जारी किया जा चुका था। तो ये मैंने बात आपको पहले बताई। और फिर कहा गया कि सब यकीन रखें कि जस्टिस काजी फायज़ चीफ ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है, ना ही इन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानबदारी करेंगे। अल्लाह ताला के फजल से वो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। वैसे नाज़रीन ये जो अलामिया जारी किया गया और इस अलामे में जो चीफ जस्टिस के हवाले से आखिरी पैराग्राफ लिखा गया है, मेरे ख्याल से ये वजाहत देने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले पैराग्राफ तक जो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आगे मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी तौर पर पैराग्राफ शामिल किया गया। चीफ जस्टिस के हवाले से वजाहत की गई कि वो दबाव कबूल नहीं करेंगे, जानबदारी नहीं करेंगे, उन्हें अपनी आइनी जिम्मेदारियों का अदराक है, एहसास है, आइन के मुताबिक और अपने हल्फ के मुताबिक वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी था, ये शामिल नहीं होना चाहिए था। अब जो मैंने बात की अपने थंबनेल में भी और अब उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। वो एक अलग बहस है कि इंतखाबात का प्रोसेस कैसे हुआ, बाकी सियासी जमातों का इंट्रा पार्टी का जो प्रोसेस था वो कैसे होता रहा। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का मुंतखब पैनल था, उसमें मैं चेयरमैन था, बाकी लोग थे, वो सारा पैनल मुंतखब हुआ और किसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झगड़ा नहीं चाहती। अब इस बात को आपने साबित कैसे करना है? अपनी ज़ुबान से, अपने किरदार से आपने साबित करना है। एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई महाजरा ही नहीं, दूसरी तरफ ये जो लेटर लिखने के मामले के ऊपर, यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखे जाते हैं। तो आप झगड़ा तो मोल ले रहे हैं, अगला आपके साथ झगड़ा करता है नहीं करता वो अलग बहस है, लेकिन बात यह है कि जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो करें। इसकी दूसरी मिसाल जो शेर वतन मरवत साहब ने का एक खबर छपी अंसार अब्बासी साहब ने कि इमरान खान साहब ने जेल से हदायत की है कि फ़ौज के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो फ़ौज के साथ टकराव की पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं उन्हें पार्टी में शामिल नहीं रहेंगे, वो पार्टी का हिस्सा नहीं, उनको अलग किया जाएगा। तो अगर फ़ौज के साथ नहीं लड़ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं, तो फिर आपके अपनी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के जो ट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो सब कुछ क्या होता है? यानी एक तरफ आप दिखावे के लिए करते हैं कि हम किसी के साथ हमारी लड़ाई नहीं, ये नहीं, फलां नहीं, दूसरी तरफ जो आपका किरदार है आपके लोगों का, आप सोशल मीडिया पे जो आपके एक्टिविस्ट हैं वो वही कुछ कर रहे होते हैं जो आपके बयानात से बरक्स होता है। तो बहरहाल ठीक है, जारी और सारी रखें। एक तो ये लेटर आपके साथ डिस्कस करना था। इसके अलावा नाज़रीन अहाद चीमा साहब जिनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासाजात का मुकदमा था, आज जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है लाहौर की, मलिक अली जुल्करनैन साहब ने अहाद चीमा की बरीत की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत करने के बाद फैसला महफूज हुआ है जो कि 8 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन गैर शरई निकाह का आज केस की समाअत होना थी जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में। 3 जो गवाहान थे जिसमें खाबर मानिका बुशरा बीबी साहबा के साबिक खामन और इसके अलावा ओन चौधरी, इसके अलावा जो निकाह खान थे मुफ्ती सईद, उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके थे। तो आज जो एक अहम बयान रिकॉर्ड होना था जिस सर्वेंट का जिक्र किया था खाबर मानिका ने शाजिब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए कि उस नौकर के ज़रिए मैंने इमरान खान को अपने घर से बाहर भी निकाला था धक्के दे के, तो उस सर्वेंट का आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था लेकिन आज उनका बयान रिकॉर्ड ना हो सका। राजा रिजवान अब्बासी आज जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि आज चूँकि गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दस्तयाब नहीं है
تو لہٰذا سماعت ملتوی کر دیں، اور 5 دسمبر کو گواہ دستیاب ہوگا تو اس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ عدالت کی جانب سے ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہم نے لکھا کہ کیا واقعی ہی ایک کاروباری شخصیت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کوئی قیمتی جہاز کا تحفہ گفٹ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، اور اس شخصیت کا مبینہ طور پہ جسٹس نقوی صاحب جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس چل رہا ہے، اور اس ریفرنس میں ایک شوکاز نوٹس جسٹس نقوی صاحب کو جاری ہوا تھا، اور پھر دوسرا شوکاز نوٹس تفصیلی طور پہ جاری کیا گیا کہ ان پہ ایلیگیشن کیا ہے، ان ایلیگیشن کا جواب دیں، جو کہ جسٹس نقوی صاحب نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اور اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور جو ایلیگیشنز ہیں ان ایلیگیشن کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ نازی خبر جو ہے مہنگے جہاز کی راجہ عاطف ذوالفقار صحافی ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے نیوز ٹو یو، انہوں نے کل یہ خبر دی، بلکہ بریکنگ نیوز کے ساتھ یہ خبر شیئر کی اپنے ذرائع سے، کہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، میں آپ کا تجسس نہیں بڑھاؤں گا، جو کہ ڈیولپر ہیں، لینڈ ڈیولپر ہیں، حبیب رفیق ان کا نام ہے، حبیب رفیق ڈیولپر گروپ ان کا مطلب یہ ہے، اور کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی کے نام سے ان کی 2 ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن راجہ عاطف ذوالفقار صاحب کی خبر یہ تھی کہ یہ مسٹر کلین ہیں، جناب زاہد رفیق صاحب، حبیب رفیق ان کا گروپ ہے، اور دسمبر میں ان کے بیٹے کی دبئی میں شادی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو دبئی کا اٹلانٹس ہوٹل ہے وہ بھی بک کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ خبر دی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، خبر کہہ لیں، دعویٰ کہہ لیں، کہ ان زاہد رفیق صاحب نے کوئی $10 ملین کا جہاز جو ہے، جو کہ مہنگا جہاز ہے، جس میں امریکہ میں کوئی 60 نشستیں لگی ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی 3 پورشن بنے ہوئے ہیں اور 15 سیٹیں لگی ہوئی ہیں، کوئی جہاز کے اندر کی تصویریں بھی راجہ ذوالفقار صاحب نے دکھائی ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمپین کے لیے مسٹر کلین جناب زاہد رفیق نے، حبیب رفیق گروپ نے یہ جہاز، مہنگا جہاز جو ہے وہ نواز شریف کو انتخابات کی کمپین کے لیے گفٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ گفٹ کیا ہے نہیں کیا، اس پر تو ہم آتے ہیں، لیکن ناظرین زاہد رفیق صاحب وہی ہیں، حبیب رفیق گروپ صاحب، جن کی میں نے ابھی بتایا کہ 2 ہاؤسنگ سوسائٹیاں، ایک لاہور سمارٹ سٹی کے نام سے اور کیپٹل سمارٹ سٹی کے نام سے۔ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی سمارٹ سٹی، اس میں 2 پلاٹ جو ہیں ارزاں نرخوں پہ جسٹس نقوی صاحب کے بیٹے کو دیے گئے ہیں، انتہائی ارزاں نرخوں پہ، یعنی نہ ہونے کے برابر، منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ لے کے وہ پلاٹ ان کے نام کیے گئے۔ تو جسٹس نقوی صاحب نے جو جواب جمع کرایا ہے اس میں تو جسٹس نقوی صاحب نے کہا کہ یہ اگر زاہد رفیق نے، حبیب رفیق گروپ نے کوئی پلاٹ ان کے بیٹے کو دیے ہیں تو ان کے بیٹے اڈلٹ ہیں، بالغ ہیں، اپنی وکالت کرتے ہیں، ان کا پیشہ ہے، تو وہ زاہد جو رفیق صاحب ہیں ان کو پروفیشنل لیگل ان کے جو میٹرز ہیں اس کے اوپر وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے دیے ہوں گے، میرے بیٹے بالغ ہیں، میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لیکن یہ جو خبر ہے کہ نواز شریف کو مہنگا جہاز زاہد رفیق صاحب نے دیا، تو میں نے 2 لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، ایک شخصیت جن کا تعلق، جو میرے سورس ہیں، ان کا شریف خاندان کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسری مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کو میں نے راجہ عاطف ذوالفقار صاحب کا ویلاگ بھیجا، ساتھ میں نے کہا لکھا ریلی، اور ساتھ میں میں نے کہا پوچھا کہ از اٹ ٹرو، تو میسج تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیکھا، لیکن کیا واقعی یہ جہاز ملا نہیں ملا، یہ خبر درست ہے، کیونکہ میں اپنے ذرائع سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ راجہ عاطف ذوالفقار صاحب کی اپنے ذرائع تک یہ خبر درست ہو، لیکن میں نے جب اس کی کنفرمیشن کرنے کی کوشش کی تو مجھے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا، ہاں یا نہ میں کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ لیکن جو میرا دوسرا سورس تھا، کیونکہ صحافی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے تو آپ کم از کم 2 ذرائع سے ان کی کنفرمیشن کریں، تو دوسرے ذرائع جو کہ شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے، ریلیٹیو ہیں، ان کو جب میں نے بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل خبر درست ہے، بالکل یہ خبر غلط ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے سے غیر ارادی طور پہ نکلا، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ خبر غلط ہے، ایسی کوئی جہاز، قیمتی جہاز نواز شریف کو کسی شخصیت کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ اور میں اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت سارے دوست جو سوشل میڈیا پہ کسی ایک پارٹی کے ایجنڈے کو چلاتے ہیں، وہ ایک کلپ نکال کے بھی ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں عمران وسیم صاحب نے بھی کہہ دیا، تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے تردید کی ہے، اور میں نے کہا کہ پھر آپ اس کی تردید چلوائیں،
انہوں نے کہا جی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، میں ان کی فیملی کا بندہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ ہے نہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسی طریقے سے چلا دوں گا۔ تو یہ خبر میرے سورس کے مطابق تو یہ ایسا کوئی جہاز نہیں دیا گیا نواز شریف کو الیکشن کمپین کے لیے۔ ویسے بھی الیکشن کمپین میں آپ جہاز سے بہتر اگر کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں، کہ 2013 میں بھی نواز شریف نے استعمال کیا تھا، غالباً وہ ہیلی کاپٹر تھا، کیونکہ ہر شہر میں آپ کو ایئرپورٹ کی فیسلٹی میسر نہیں ہوتی۔ آپ ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر کا ہیلی پیڈ بن سکتا ہے فوری طور پہ ارجنٹ بیسس پہ، لیکن فوری طور پہ کسی جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے اپنا رن وے ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ، آپ کے ساتھ ہم نے خبریں شیئر کی جو ہمارے پاس تھیں، ان کی تفصیلات ڈسکس کی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔